नमस्कार। स्वागत है आपका जागरण न्यू मीडिया के इस खास कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। जागरण डायलॉग कार्यक्रम में हम विशेषज्ञों के साथ उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिनका सीधा संबंध आपके जीवन से है, चाहे वह आपकी आर्थिक सेहत का मामला हो या आपके स्वास्थ्य से जुड़ा मसला हो या आपको सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली झूठी या फेक खबरें। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर, जो कल से ही चर्चा में है क्योंकि इसकी ब्याज दरें घटा दी गई थी। हालांकि आज वित्त मंत्री ने कहा है कि इसकी ब्याज दरें जो है वो पिछली तिमाही की तरह ही जून तिमाही में भी बरकरार रहेंगी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी जी और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मणिकरण सिंघल जी। मैं हूं मनीष मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं अभिनव गुप्ता जागरण न्यू मीडिया से। जितेंद्र जी, मणिकरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं हम लोग। कल ही एक बहुत बड़ा फैसला आया और फिर रातों रात उसको बदल दिया गया, वापस ले लिया गया। पीपीएफ पे रेट रिवाइज किए गए, वापस 7.1% पे ले आया गया। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि पीपीएफ क्या है मणिकरण जी, और किस तरह के टैक्स बेनिफिट्स पीपीएफ इन्वेस्टमेंट से मिल सकते हैं? अभिनव जी, पीपीएफ स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट्स में आता है। ये आप पोस्ट ऑफिस में या आजकल बैंक्स को भी अलाउ किया गया है कि बैंक्स भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं और दिस इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्मॉल सेविंग्स हैं तो इसलिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की एक अपर लिमिट लगा रखी है कि हर इन्वेस्टर इसके अंदर मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक लिमिट तक ही इन्वेस्ट कर सकता है। टैक्स बेनिफिट वाइज इस प्रोडक्ट के अंदर जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है। जैसा मैंने कहा, स्मॉल सेविंग स्कीम है तो स्मॉल सेवर्स के लिए बनाया, तो गवर्नमेंट इसको स्मॉल सेवर्स को इनकरेज करना चाहती है कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करें और अपने लिए पूंजी जोड़ें। तो इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इनकम टैक्स फ्री है। आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी टैक्स सेविंग के अंदर आता है, सेक्शन 80C के अंदर। और जब आपको मैच्योरिटी मिलती है इस प्रोडक्ट में से तो वो भी टैक्स फ्री है। तो टेक्निकली हम टैक्सेशन लैंग्वेज में बात करें तो ये ई कैटेगरी के अंदर आता है कि एग्जेम्प्ट। तो एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में टैक्सेशन के बेनिफिट्स हैं। सो स्मॉल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो लोग देख रहे हैं उनके लिए पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मणिकरण जी, ये जानना चाहते थे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए, और मिनिमम और मैक्सिमम क्या लिमिट है जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एनुअली? अभिनव जी, एनी इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट इन पीपीएफ। कंपनी के अकाउंट में एचयूएफ का अकाउंट नहीं खोल सकता, बट इंडिविजुअल कोई भी खोल सकता है, इवन माइनर के नाम पे। और अब तो हम पर्सन विद काइंड ऑफ अनसाउंड माइंड भी हम अकाउंट खोल सकते हैं विद गार्जियन। लीगल गार्जियन होगा या अगर माइनर है तो एक नेचुरल गार्जियन होगा उनके साथ। माइनर के नाम पे भी अकाउंट खोल सकता है, इंडिविजुअल के नाम से फैमिली मेंबर हर पर्सन अकाउंट खोल सकता है। मिनिमम डिपॉजिट इसमें 1 साल का 500 रुपया है और 1 साल का मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो 1.50 लाख है। तो टोटल जो डिपॉजिट होगा उस पर्सन के नाम पे दैट शुड नॉट एक्सीड 1.50 लाख। अब वो टोटल का मतलब ये है कि उसके अपने नाम पे भी जो अकाउंट है, और अगर उसने अपने बच्चे के नाम पे एज ए गार्जियन अकाउंट खोला हुआ है तो भी तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगी वो 1.5 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, अलाउड नहीं है। बट एनआरआईज को अलाउड नहीं है अकाउंट खोलना। एचयूएफ को पहले अलाउ होता था, अब नहीं है। तो कोई कॉर्पोरेट के नाम पे नहीं खुल सकता, तो एनी इंडिविजुअल कैन ओपन द अकाउंट। जी मनीष जी। हमारे कई दर्शक जानना चाहते हैं कि ये सवाल जितेंद्र जी से है कि आखिर ये पब्लिक प्रोविडेंट खाता हम खुलवाएं कैसे? देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस में आप खुलवा सकते हैं और सभी सरकारी बैंक्स में पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता खुल सकता है, और कुछ प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, वहां पे भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। आपको करना ये होता है कि आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होता है। आपकी केवाईसी जरूरी होती है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, और एक पीपीएफ एप्लीकेशन फॉर्म होता है। वो फॉर्म भर के आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना होता है और उसके बाद जो है आपका पीपीएफ खाता खुल जाता है। और अकाउंट ओपनिंग के लिए मिनिमम 100 रुपए से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद आप जो है इसमें अपना
पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पीपीएफ खाता खोलने के लिए काफी सरल प्रोसेस है। आपको जरूर एक बार अपनी पोस्ट ऑफिस या बैंक ब्रांच में विजिट करना पड़ता है। हमारे कुछ दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ये खाता ऑनलाइन भी खुलता है, बैंक तो ऑनलाइन खोलते हैं, कई ऐसे बैंक हैं जो ऑनलाइन पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा देते हैं और पोस्ट ऑफिस की ये सुविधा देते हैं। अब पोस्ट ऑफिस में ज्यादा फायदा है खुलवाने में या बैंक में? कुछ दर्शक ये जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो जो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग है उसमें पूरी तरह से ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग नहीं है। आपको जो फैसिलिटी दी गई है वो ये कि एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं, लेकिन उसका प्रिंट आउट निकाल के साइन करके केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ आपको बैंक ब्रांच में या पोस्ट ऑफिस में आपको विजिट करना होता है। तो ऑनलाइन की सुविधा केवल अकाउंट जो फॉर्म फिलअप करने में उसमें दी गई है। अब पोस्ट ऑफिस बेहतर है या बैंक बेहतर है, मेरी राय में इस पे निर्भर करता है कि आपके जनरली जो भी पीपीएफ खाता खोलता है तो वो ये उम्मीद करता है कि मेरा जो बैंक ब्रांच है, पोस्ट ऑफिस ब्रांच हो, सबसे नजदीक हो। और बैंकों की ब्रांच, क्योंकि आप बैंकिंग करते हैं, आप ज्यादातर हर एक अकाउंट होता है, तो बैंक में खुलवाना आपके लिए ज्यादा सरल हो जाता है, क्योंकि आपका खाता भी वही है। और जब आपका खाता है तो आप आसानी से ऑनलाइन ट्रांसफर भी आप अपने पीपीएफ खाते में आजकल कर सकते हैं। तो आपको जमा करने के लिए हर बार आपको बैंक ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस सुविधा के साथ बैंकों में ज्यादा सरल हो गया है पीपीएफ खातों को मैनेज करना। अभिनव जी। जी मणिकरण जी, मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने बताया कि मिनिमम 500 से लेकर 1.5 लाख की लिमिट तक आप एनुअली ओवरऑल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ में। अगर किसी कारण से कोई एक या उससे ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में नहीं इन्वेस्ट कर पाता है, नहीं वहां पे अमाउंट डिपॉजिट कर पाता है, तो फिर क्या होता है? इसमें पेनल्टी का प्रोविजन है अभिनव जी। आपको हर साल, क्योंकि अकाउंट एक्टिवेट रखने के लिए तो मिनिमम आपको 1 साल के अंदर 500 रुपये तो मिनिमम डिपॉजिट करने होते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 50 रुपये के करीब हर साल की पेनल्टी है जो उस अकाउंट में लगेगी। जितने साल आपने उसको डिसकंटिन्यू रखा है तो एवरी ईयर 50 रुपीज का प्रोविजन है इसके अंदर। बट क्योंकि 500 रुपये ही मिनिमम लिमिट है, तो आई गेस जो भी नहीं कर पाया, अगर जब जैसे उसको लग रहा है कि वो उसका 1 साल बिजी जाने वाला है, 1 साल में कुछ इशू आने वाले हैं, तो बेहतर है वो 500 रुपये तो कम से कम जिस टाइम पे याद आए। आजकल तो ऑनलाइन प्रोविजन हैं, जैसे जितेंद्र ने बताया, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में आपने अगर अकाउंट खोला हुआ है, लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है, आप बैंकिंग को मोबाइल के थ्रू ऑपरेट करते हो, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, तो 500 रुपये ट्रांसफर आप इजीली कर सकते हो। आई बिलीव शायद कुछ बैंक्स के अंदर, दो आई एम नॉट श्योर, बट शायद कुछ बैंक्स के अंदर कुछ ऑटो डेबिट फैसिलिटी भी हो। अगर आपको ये लगता हो कि आप मिस कर जाओगे डिपॉजिट करना है, आप जनरली लोगों का बिजी लाइफ टाइम जिस तरह से चलता है, तो शायद वो ऑटो डेबिट फैसिलिटी लेके भी इस अकाउंट को कंटिन्यू रखने के लिए प्रोविजन बना सकते हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी की जाती है, उसी तरह से पीपीएफ के अंदर भी आप एक ऑटो डेबिट का प्रोविजन बना दीजिए। जी, हमारे दर्शक एक और बात जानना चाहते हैं कि अगर 15 साल की मैच्योरिटी पीरियड है पीपीएफ अकाउंट की, लेकिन अगर किसी कारण से किसी जरूरत के समय अगर हमें विड्रॉ करना पड़ रहा है पैसा, तो उसका क्या मतलब, किस तरह से कर सकते हैं या कितना कर सकते हैं? देखिए, इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल के और प्री मैच्योर क्लोजर की गाइडलाइंस अभी 2019 में रिवाइज होके आई थी। उसमें ये प्रोविजन है कि 5 साल का कंप्लीशन इज मैंडेटरी फॉर पीपीएफ अकाउंट। आपने अगर 5 साल उसको कंप्लीट कर लिया है, एक्टिव अकाउंट है आपका, तो आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। आप इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसका बैलेंस और पिछले 4 साल पीछे का जो बैलेंस होगा उस अकाउंट में, उनका मिनिमम अमाउंट 50% ऑफ दैट अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो विड्रॉल की प्रोविजंस हैं ऐसी एक बट बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे आजकल के टाइम में आपको हायर स्टडीज के लिए पैसा विड्रॉ करना पड़ गया, फैमिली में कुछ मेडिकल इश्यूज आ गए, या आपका रेजिडेंसी स्टेटस चेंज हो रहा है तो आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, राइट। तो उन केसेस में भी गवर्नमेंट ने अभी 2019 में अनाउंस किया था कि हम प्री मैच्योर भी क्लोज कर सकते हैं अकाउंट को, राइट। यू नीड नॉट टू कंटिन्यू, क्योंकि अदरवाइज जैसे मैंने विड्रॉल के रूल्स बताए, तो विड्रॉल के रूल्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं कि नहीं मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, या मुझे मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है और मेरे ज्यादा पैसा पीपीएफ में पड़ा है, तो यू कैन प्री क्लोज योर अकाउंट
एंड विड्रॉ द कंप्लीट मनी। बट वो प्री क्लोजर के अंदर पेनल्टी प्रोविजंस हैं, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कट हो जाएगा जब से आपका अकाउंट चल रहा है, तब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है उसमें 1% की कटौती करके वो जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा वो आपको पे ऑफ कर देंगे। बट देयर इज प्रोविजन। जो पहले होता था कि 15 साल का लॉक है और आपको बैठना ही पड़ेगा उसमें से, इसलिए चाहे आप विड्रॉल की तरफ जाओ चाहे आप लोन की तरफ जाओ, तो अब वो लिक्विडिटी प्रोविजंस इसमें आ चुकी हैं। बट स्टिल एडवाइजेबल यही रहता है कि रादर देन इन्वेस्ट करने के बाद सोचो कि अब मुझे जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्ट करने से पहले ही सोचना चाहिए कि मुझे कब कब जरूरत पड़ने वाली है, और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान करके अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर कहाँ कहाँ पे पैसा लगाना है और पीपीएफ को किस तरह से यूटिलाइज करना है फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग्स, वो स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेना चाहिए, अदरवाइज वो मिसमैनेजमेंट आपको बॉदर करेगी। जी जी, धन्यवाद। जी मनीष जी। हमारे कुछ दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि 15 साल की पीरियड के लिए, 15 साल की मैच्योरिटी अवधि है इसकी पीपीएफ की, तो पीपीएफ बेहतर या जो अपना फिक्स डिपॉजिट होता है वो बेहतर? मान लीजिए कि अगर हम 10,000 रुपए हर साल पीपीएफ में डालते हैं और 10,000 रुपए का हम एफडी करवाते हैं, हमारे लिए क्या फायदे का सौदा होगा अगर जो हम 15 साल की मैच्योरिटी लेकर चलें? ये सवाल जितेंद्र जी से। देखिए, अगर मैं दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर करता हूं तो एफडी में एक बड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाता है, खासकर जब आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, कि उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है। तो अगर आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी के अंदर, जो आजकल काफी कम है, और उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो आपको जो ब्याज दर है एफडी की उससे कहीं कम आपकी जो है अर्निंग, एक्चुअल अर्निंग होती है। वहीं पीपीएफ के अंदर आपकी जो ब्याज दरें हैं वो टैक्स फ्री है, जो आपको ब्याज मिलेगा वो टैक्स फ्री है। तो जब 15 साल या 15 साल से ज्यादा का जब आप लॉन्ग टर्म होराइजन लेते हैं और पीपीएफ का जो रिटर्न है वो कंपाउंडिंग है, तो इस वजह से जैसे मनी जी ने कहा कि ट्रिपल ई बेनिफिट आपका पीपीएफ में है, तो लॉन्ग टर्म होराइजन में पीपीएफ एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस जमा करने के लिए। ठीक है, अपने किन फाइनेंशियल गोल्स को, मतलब जैसे मान लीजिए किसी के बच्चे की पढ़ाई है, हायर एजुकेशन है, या बिटिया की शादी है, या किसी को 10-15 साल बाद अपना घर बनाना है, क्या ऐसे फाइनेंशियल गोल्स को, वित्तीय लक्ष्यों को हम पीपीएफ के साथ अलाइन कर सकते हैं? मतलब इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हम पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट का सहारा ले सकते हैं? मेरी राय में ऐसे ही अलाइनमेंट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट बनाया गया है और कोई भी प्रोडक्ट जिसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता हो, उसका जो बेनिफिट, एक्चुअल बेनिफिट होता है वो आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो बच्चे की एजुकेशन है जिसमें 15-20 साल है आपके पास, और कोई गोल है आपके पास 20-25 साल दूर है। इनफैक्ट कई ऐसे निवेशक है जिनको हम जो हमारी जानकारी में है, जिन्होंने पीपीएफ को अपने रिटायरमेंट टूल के लिए भी इस्तेमाल किया है। आपने 25-30 साल पीपीएफ में इन्वेस्ट किया, और क्योंकि 15 साल के बाद आपको पीपीएफ क्लोज नहीं करना होता है, और 5 साल के ब्लॉक में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो जब आपके पास 25-30 साल में एक अच्छा कॉर्पस जमा हो जाता है, तो उसके ऊपर जब आप ब्याज लेते हैं तो वो आपके एक रिटायरमेंट फंड की तरह एक अच्छा टूल बन जाता है। तो मेरी राय में पीपीएफ आपके डेट एलोकेशन में लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा काम करता है, और चिल्ड्रन गोल हो या घर खरीदना है, या इवन आप रिटायरमेंट के लिए भी अगर इसको एलोकेट करते हैं, तो काफी अच्छी इसमें आप कमाई कर सकते हैं। दर्शकों को हम बता दें कि आज के जागरण डायलॉग्स कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पीपीएफ पर, कि पीपीएफ हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक है, किस तरीके से इसमें हमको टैक्स की सुविधा मिलती है, और लंबी अवधि में हम कैसे कॉर्पस तैयार कर सकते हैं अपनी किसी जरूरत के लिए। अभिनव जी। जी मनकरन जी, एक और सवाल हमारे पास आया है कि अगर कोई अपने पीपीएफ, एग्जिस्टिंग पीपीएफ अकाउंट को किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस से अपने दूसरे किसी बैंक, अपनी चॉइस के किसी दूसरे बैंक में अगर ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, प्रोसीजर तो डॉक्यूमेंटेड होगा, बट जहाँ पे ये है कि जहाँ पे नॉर्मली जब पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस हम ट्रांसफर किया करते थे पहले, तो उस टाइम पे जहाँ पे आपने ट्रांसफर करना है वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे अपने पुराने पीपीएफ के। तो लेट्स से आपका पोस्ट ऑफिस ए में अकाउंट है, आपको पोस्ट ऑफिस बी में शिफ्ट करना है, तो आपको जो पासबुक है और रिक्वेस्ट है वो लेटर आपको पोस्ट ऑफिस बी में सबमिट करना होगा।
तो वो जो वहां से प्रोसेस शुरू होता था कि ये अकाउंट हमारे पास आने वाला है, तो दे कैन कम्युनिकेट विद द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की कहाँ कहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंट है ये वाला, तो बैंक्स का अकाउंट तो है नहीं कि इंटरनल ट्रांसफर हो जाए, तो कहीं ना कहीं इसकी रिकॉर्डिंग होगी। तो जब आप बैंक्स में ट्रांसफर करने की बात करते हैं तो मोरलेस प्रोसीजर यही होना चाहिए, बट क्योंकि बैंक्स के पास पीपीएफ एक मतलब हमेशा से नहीं रहा, पीपीएफ अभी कुछ सालों में बैंक्स को अलाउ किया गया है कि वो पीपीएफ या अदर स्मॉल सेविंग्स अकाउंट को खोल सकें, तो शायद आपको बैंक में कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ सकती है कि बैंक के स्टाफ इसके बारे में अवेयर नहीं है कि क्या स्टेप्स होंगे क्या होंगे। तो बेहतर है कि या तो आप बैंक में जाके इंक्वायरी कर लीजिए, और या उनके कस्टमर केयर पे ईमेल डाल के एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्या प्रोसेस ऑनलाइन है ये वाला। तो क्योंकि अगर आपने बैंक में अकाउंट खोला हुआ और आप किसी और बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो बैंक टू बैंक आपको शायद इशू आए, क्योंकि शायद पासबुक ना हो आपके पास, सिर्फ ऑनलाइन अकाउंट ही चल रहा हो, राइट। तो ये पूरी डिटेल के साथ आपको बेहतर है कस्टमर केयर को बात कर लेना चाहिए। पोस्ट ऑफिस इज क्लियर कि पोस्ट ऑफिस में जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। मैं इसमें ऐड कर दूं अभिनव जी, जी अगर जी जी जितेंद्र जी। देखिए प्रोसेस में ये होता है कि एक ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो जब अगर आपको पोस्ट ऑफिस से बैंक भी अगर ट्रांसफर करना है तो वो ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपना एग्जिस्टिंग ब्रांच में देना होता है। उसके बाद विद इन पोस्ट ऑफिस बैंक या विद इन बैंक टू बैंक, ये आपके नए बैंक या ब्रांच जिसमें आप खाता खोलना चाहते हैं उसमें ये डॉक्यूमेंट जाता है, और वो बैंक या ब्रांच जो है वो आपको इंटीमेट करती है कि आपका इसमें खाता खुलने के लिए आपका हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आई है। फिर आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ उस बैंक में आपको जाना होता है और वो एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा फिल करके उनको देना होता है, और तब आपका जो ब्रांच या पोस्ट ऑफिस या से बैंक में वो अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। इस ट्रांसफर में एक ही जो बेनिफिट है वो आपको ये मिलता है कि आपका पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यूटी में माना जाता है, यानी कि पुराने जितने बेनिफिट्स हैं वो आपके कंटिन्यू रहते हैं। तो एक ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म एग्जिस्टिंग ब्रांच में, और फिर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ नई ब्रांच में आपको देना होता है। जी जितेंद्र जी, मेरा एक और सवाल है, बल्कि एक रीडर हमारे व्यूअर हमारे वो पूछ रहे हैं कि वो अपनी वाइफ के नाम पे एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। अगर वो नॉन अर्निंग है उनकी वाइफ, वो उनके नाम पे पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं और क्या उसके लिए उनको कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा? देखिए वाइफ के अकाउंट में कंट्रीब्यूशन का, क्योंकि वाइफ नॉन अर्निंग है, तो जो भी वो डिपॉजिट करेंगे वो उनको जो है उसका टैक्स बेनिफिट उनको उसमें मिल जाएगा, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो 80C का बेनिफिट है। बाकी जो जो भी अर्निंग है, क्योंकि वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। हालांकि हाउस वाइफ के केस में ये होता है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी अर्निंग होती है तो हमेशा वो हस्बैंड के इनकम में ही क्लब हो जाती है, बट क्योंकि इसमें वो जो आपका इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो यहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट फ्रॉम इनकम टैक्स प्रोविजन आप कोई भी खाता अपनी वाइफ के नाम पे खोलेंगे और उस पर कोई भी अर्निंग होगी तो आपकी इनकम में क्लब होके ही उस पर एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। जी जी मनीष जी। ये सवाल जो है लोगों का, वो मणिकरण जी से, पत्नी के नाम पर खुलवा सकते हैं, खुद के नाम पर खुलवा सकते हैं, माइनर बच्चे के नाम पर खुलवा सकते हैं, क्या तीनों के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है? जी, तीनों के नाम पे पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है। पर क्या कंट्रीब्यूटर, मैं यहाँ पे एक बार और मतलब जिज्ञासा है लोगों की, तो बता दीजिए कि क्या कंट्रीब्यूशन इन तीनों अकाउंट में एक आदमी कर सकता है जो अर्निंग मेंबर है? सी कंट्रीब्यूशन करने में जैसे मैंने अभिनव जी के क्वेश्चन का भी आंसर दिया था, जब आप अपने नाम पे एक अकाउंट खुलवाते हैं और आपके पास एक माइनर के नाम पे अकाउंट है जिसके आप गार्जियन हैं, तो दोनों अकाउंट में टोटल अमाउंट 1.50 से ज्यादा 1.50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1.5 लाख आपने अपने नाम पे भी अपने अकाउंट में भी डाल दिया और 1.5 लाख रुपया बच्चे के नाम पे भी डाल दिया जहां पे गार्जियन है, वो नहीं मान्य होता। बट हाँ, वाइफ के नाम पे जो अकाउंट खुला है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली उसको ओन करती हैं वहाँ, क्योंकि पीपीएफ में जॉइंट अकाउंट नहीं हो सकता, तो इंडिपेंडेंट अकाउंट हुआ उनका। तो हस्बैंड अगर वाइफ के अकाउंट में डिपॉजिट करता है तो वो एज ए काइंड ऑफ गिफ्ट माना जाता है फ्रॉम द टैक्सेशन परस्पेक्टिव, बट फ्रॉम द अकाउंट परस्पेक्टिव डिपॉजिट हो सकता है। मेजर हैं वाइफ और उनको उनका इंटरेस्ट मिलेगा और 1.5 लाख अलाउड है उसके अंदर डिपॉजिट होना।
बट बच्चे के नाम पे आप एज ए गार्जियन और अपने नाम पे दोनों को 1.5 लाख से ज्यादा नहीं आप इंटरेस्ट आप डिपॉजिट कर सकते हैं। एक और भी बात है सर कि क्या हम चाहें तो पीपीएफ खाते को मैच्योरिटी से पहले क्लोज करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं मैच्योरिटी से पहले। अभी 2019 में ही इसके प्रोविजंस आए थे। आप हेल्थ प्रॉब्लम के कारण कोई मेजर इलनेस है, उसका ट्रीटमेंट लेना है, या आपको हायर स्टडीज के लिए बच्चों को बाहर भेजना है, राइट, तो इन दोनों चीजों के लिए प्रोविजंस आए थे कि 5 साल की कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए अकाउंट की, तब जाके आप प्री मैच्योर क्लोजर ले सकते हैं उसका, या आपका रेजिडेंसी स्टेटस चेंज हो रहा है तो भी आप प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं अकाउंट को। उसमें पेनल्टी है 1% की, जब से आपका जितने साल आपका अकाउंट चला है उस हर साल के इंटरेस्ट में से 1% लेस कर दिया जाएगा, और जो भी मैच्योरिटी अमाउंट बन के निकलेगी वो आपको पे ऑफ हो जाएगी। मतलब हम खाता अपना पीपीएफ खाता क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट मिला था मुझे वो इंटरेस्ट उतना नहीं रह जाएगा जितना होना चाहिए। जी, जैसे आपने जब अकाउंट खोला उस टाइम पे आपको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा था, अगले साल, क्योंकि अब तो क्वार्टरली चेंज होता है इंटरेस्ट, राइट, जी जी तो अगले साल अगर आपको 8.5 का मिला, फिर अगले साल 7% का मिला, तो जब आप प्री मैच्योर क्लोजर की बात करते हो तो 1% हर साल के इंटरेस्ट में से लेस कर दिया जाएगा। पहले साल का 8% नहीं, वो 7% रह गया, अगले साल का 8.5 नहीं, वो 7.5 रह गया, फिर इस साल का 7 नहीं, वो 6 रह गया। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन बन के आएगी, और फिर जो भी मैच्योरिटी अमाउंट इस सारी कैलकुलेशन में निकलेगी वो आपको पे आउट होगी। अच्छा सर, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि मान लीजिए मेरा पीपीएफ खाता है और मैं नहीं रहता हूँ, मेरा देहांत हो जाता है, ऐसे में क्या मेरे पीपीएफ खाते को कोई और, हमारे परिवार का कोई और सदस्य कंटिन्यू कर सकता है? कंटिन्यू नहीं कर सकता है, नॉमिनेशन जरूर पीपीएफ अकाउंट में होती है, तो नॉमिनेशन करनी जरूरी है, क्योंकि नॉमिनेशन जब होगी तो ही एज ए सक्सेशन प्रोसेस जो बैंक का पोस्ट ऑफिस का होता है, तो उनको सारी प्रोसीडिंग्स उनको वापस कर दी जाएंगी जो भी फंड अकाउंट में होगा। बट पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता किसी के अकाउंट नाम पे, या ट्रांसमिट नहीं हो सकता ऑन डेथ, तो ये क्लोज ही होगा ऑन डेथ। ओके जी, अभिनव जी। जी जितेंद्र जी, मेरा एक सवाल है कि पीपीएफ अकाउंट के बेसिस पे क्या लोन अवेल किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो क्या प्रोसीजर है उसका? जी हाँ, पीपीएफ के अकाउंट बेसिस पे आप लोन ले सकते हैं, और जो प्रोविजन है या प्रावधान जो दिए गए हैं वो ये है कि आप तीसरे और 5 साल के बीच में आप इस लोन को ले सकते हैं। यानी कि जब आपका सेकेंड ईयर क्लोज हो जाए और थर्ड ईयर स्टार्ट हो, और फिफ्थ ईयर जो आपका एंड हो जाए और सिक्स्थ ईयर है, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट जिसके बीच में आप लोन ले सकते हैं। और इसमें प्रोविजन दिया गया, एक मैक्सिमम लिमिट होता है कि 25% ऑफ द बैलेंस ऑफ द सेकेंड ईयर प्रीसीडिंग योर लोन एप्लीकेशन, तो उसका 25% तक ही आपको लोन इसमें मिल सकता है। और दूसरा एक प्रोविजन ये है कि आप एक ही नहीं, आप दोबारा भी लोन ले सकते हैं इसी बीच में, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने पुराना लोन पूरी तरह से रीपे कर दिया हो। जी एक सवाल और है हमारे दर्शक का भी है कि पीपीएफ और ईपीएफ में क्या अंतर है? वो शायद कंफ्यूज है इस चीज को लेके। ये कंफ्यूजन रहता है क्योंकि दोनों का नाम एक जैसा है, तो पीपीएफ ईपीएफ दोनों कई बार इस्तेमाल होता है। देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो एक एम्प्लॉयर बेनिफिट्स के रूप में आता है, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक प्रोविडेंट फंड स्कीम होती है जिसके अंदर आपकी इनकम से भी कंट्रीब्यूशन जाता है और साथ में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। और ये ज्यादातर ये सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स को अवेलेबल होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड केवल एक सैलरीड इंडिविजुअल को अवेलेबल होता है और एक एम्प्लॉयर बेनिफिट है। लेकिन पीपीएफ एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जैसा कि नाम है, वो हर किसी को अवेलेबल है, चाहे वो सैलरीड हो, चाहे बिजनेसमैन हो, या चाहे कोई और ये पब्लिक बेनिफिट के लिए है, तो कोई भी इसमें अपना खाता खुलवा सकता है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि एक एम्प्लॉयर बेनिफिट है, वो आपकी एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट दिया जा रहा है, उसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड काउंट होता है, और दूसरा एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो हर किसी को उपलब्ध है। जी 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 मनीष जी। मनीष जी, एक बात बताएं, मणिकरण जी से मतलब मैं बताती हूँ, एनपीएस बेहतर या पीपीएफ बेहतर?
देखिए दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते उसका। पीपीएफ जो है वो एक, पीपीएफ के फीचर्स अलग हैं, लॉक इन फीचर अलग हैं। जो एनपीएस है वो इट्स ए काइंड ऑफ इक्विटी लिंक्ड, इक्विटी है, डेट है, राइट। उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन करनी पड़ती है, कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। पीपीएफ एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके अंदर, जहाँ पे आपको डेफिनेटली मालूम है कि मुझे टेंटेटिवली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर ये रेट चलता रहेगा तो मुझे मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा। बट दोनों प्रोडक्ट अपने आप में बहुत अच्छे हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म सेविंग्स की बात करते हैं, फ्रॉम द, अगर मैं रिटायरमेंट गोल की बात करूं, क्योंकि एनपीएस डेफिनेटली 60 इयर्स की मैच्योरिटी रहती है उसकी, आप 60 साल के बाद उसको विड्रॉ कर सकते हैं और बाद में आपको पेंशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर दोनों प्रोडक्ट को इकट्ठा चलाया जाए तो जहाँ पे आप कम कॉस्ट में इक्विटी एक्सपोजर और फंड मैनेजमेंट, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट इंडेक्स के अंदर आप उसके रिटर्न के बेनिफिट ले सकते हैं। पैरेलली आप पीपीएफ के अंदर फिक्स्ड इंटरेस्ट और टैक्स फ्री इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोनों को अगर क्लब करके अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स की जाए, प्रोवाइडेड आपको ये चीजें क्लियर हों कि आपको लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में किसी पैसों की जरूरत नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जस्ट फ्रॉम द रिटर्न पर्सपेक्टिव, पास्ट रिटर्न देखते हुए या किसी की स्टोरी सुनते हुए लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं नहीं मुझे तो 3 साल बाद पैसा चाहिए, 5 साल बाद पैसा चाहिए। तो वन हैज टू बी वेरी क्लियर कि उसको पैसा कब चाहिए, क्या चाहिए, किस पर्पस के लिए सेव कर रहा है। अगर वो ढंग से करेगा तो दोनों प्रोडक्ट एनपीएस और पीपीएफ दोनों को यूटिलाइज किया जा सकता है। एनपीएस में पीपीएफ के ऊपर आप 50,000 का 80 सीसीडी के अंदर टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं, जस्ट टू एड इट अप। मतलब 1.5 लाख जो 80 की सीमा है उससे ऊपर उसके ऊपर आप 80 सीसीडी के अंदर 50,000 रुपए और इन्वेस्ट करके एनपीएस में आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट हम जी दोनों को क्लब करके यूज करें तो। जितेंद्र जी से हम जानना चाहेंगे कि क्या पीपीएफ अकाउंट चलने के दौरान जब कंटिन्यूटी में तो हम नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं? ये प्रोविजन होता है अगर आपने, जैसे कई बार क्या होता है आप सिंगल हैं और आपने नॉमिनेशन बनाया, नॉमिनेशन जनरली पेरेंट्स को कर देते हैं, फिर आपकी शादी होती है, उसके बाद बच्चे होते हैं और पीपीएफ खाता चल रहा है, आप नॉमिनेशन चेंज करना चाहते हैं तो वो प्रावधान दिया गया है जहाँ पे आप नॉमिनेशन को चेंज कर सकते हैं। जी अभिनव जी। जी मणिकरण जी, एक और सवाल है। 15 साल के मैच्योर पीरियड के बाद अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं, अगर हो सकता है तो कितने लॉक इन पीरियड के लिए हो सकता है? अभिनव जी 15 साल के बाद हम 5-5 साल के ब्लॉक में पीपीएफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें दो प्रोविजंस होते हैं, विद कंट्रीब्यूशन और विदाउट कंट्रीब्यूशन। आप अगर चाहें तो विदाउट कंट्रीब्यूशन भी अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, और पर रहेगा वो 5 साल का ब्लॉक ही। विद कंट्रीब्यूशन भी करना चाहें तो भी आप हर साल का, जैसे 1.5 लाख रुपए अगर डालते हैं, आपको सेविंग्स को कंटिन्यू रखना है तो वो भी पॉसिबल है। बट आपने अगर 1 साल तक मैच्योरिटी के बाद विड्रॉ नहीं किया और उस पर कोई कंट्रीब्यूट भी नहीं किया तो उसको काइंड ऑफ एज्यूम किया जाता है कि आपने इसको एक्सटेंड कर लिया विदाउट कंट्रीब्यूशन, फिर आपको कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं किया जाएगा अगर आपने 1 साल तक कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया इसके अंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी और मणिकरण जी। पीपीएफ इन्वेस्टमेंट को लेकर सारे सवालों के जवाब आप लोगों को उम्मीद है कि मिल गए होंगे। जागरण डायलॉग्स पे हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करें। आज का सेशन पीपीएफ अकाउंट को इन्वेस्टमेंट को लेकर था, और आप इससे रिलेटेड आर्टिकल्स जागरण.com और english.jagran.com पे पढ़ सकते हैं। हम अगले सेशन में फिर एक इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ वापस आएंगे इसी तरह की कुछ और अच्छी चीजों को लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मणिकरण जी और जितेंद्र जी। धन्यवाद। थैंक यू।